नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने किया एरो इंडिया शो का उद्घाटन। वायुसेना की ताकत और स्वदेशी लड़ाकू विमानों के शानदार प्रदर्शन पर जताया गर्व। कहा, फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है अमृतकाल का भारत। बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित। पीएम मोदी पर टिप्पणी के संबंध में आज राहुल गांधी देंगे विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने झोंकी ताकत। आज अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनावी रैली। 16 फरवरी को होगा मतदान। G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक लखनऊ में जारी। वहीं इंदौर में कृषि से जुड़े अहम विषयों पर हो रही है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 और नए न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को दिलाई गई शपथ। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या हुई पूरी। धर्मशाला की बजाय इंदौर में होगा 1 से 5 मार्च तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच। हिमाचल में खराब मौसम के कारण बीसीसीआई ने लिया फैसला। महिला क्रिकेट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। मुंबई में प्रीमियर लीग ऑक्शन में 240 भारतीय खिलाड़ियों समेत 409 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ किया। यलहंका के वायुसेना केंद्र में आयोजित ये भव्य एरो इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। पीएम मोदी ने इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे देश की क्षमता को दिखाने एरो इंडिया 2023 इस क्रम का अब तक का सबसे बड़ा एरो शो है। इसमें लगभग 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया 2023 का आयोजन लगभग 35,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले समारोह स्थल पर हो रहा है। ये समारोह 5 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ समारोह के अवसर पर आयोजित विशाल हवाई प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। आकाश में भारत की क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे देश की ताकत को दर्शाने वाले इस प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है।
इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 में विश्व भर के देशों की बड़े पैमाने पर भागीदारी को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि आज ये देश भारत को रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझीदार के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत कमर कस चुका है। उन्होंने कहा कि नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में एचएएल के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बीते 8-9 साल में रक्षा क्षेत्र में होने वाले कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि देश कभी रक्षा आयात पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अब रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त संभावनाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करना चाहिए। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश के रक्षा क्षेत्र ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने एरो इंडिया 2023 को इस क्रम में एक स्तंभ बताया। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ के बाद इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने शुभारंभ के बाद इंडिया पवेलियन का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां प्रदर्शित उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म विषय पर आधारित इंडिया पवेलियन भविष्य की संभावनाओं सहित
क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ 227 उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली कुल 115 कंपनियां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 में लगे कर्नाटक मंडप का अवलोकन किया। ये पवेलियन एरो इंडिया 2023 के प्रतिभागियों को राज्य में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए है। पीएम ने कर्नाटक मंडप में प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मजबूत रक्षा निर्माण इकोसिस्टम की वजह से कर्नाटक में बहुत संभावनाएं हैं। तो एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2023 अपने आप में भारत की रक्षा क्षमता, निर्माण क्षमता, इसके साथ ही भारत में प्रौद्योगिकी विकास और उसमें विश्व के विश्वास को दिखाता है। अपने आप में बेहद ये महत्वपूर्ण है। एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि से एक मजबूत और नए आत्मनिर्भर भारत का किस तरह से उदय हो रहा है, ये दिखाता है। अपने आप में अहम इसलिए भी है कि सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड परिकल्पना के अनुरूप इसमें स्वदेशी परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही 13 फरवरी से 15 फरवरी व्यावसायिक दिन होंगे, जबकि 16 और 17 फरवरी को सार्वजनिक दिन के रूप में निर्धारित किया गया है, जिससे कि सभी लोग इसे देख पाएं। साथ ही इसमें रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक गोलमेज सम्मेलन, मंथन, स्टार्टअप आयोजन, बंधन समारोह, एक बड़ी प्रदर्शनी, भारतीय मंडप और एरोस्पेस कंपनियों का व्यापार मेला भी शामिल है। अपने आप में बेहद बड़ा है। 35,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में आयोजित यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें 98 से ज्यादा देशों का समागम है। इसके साथ ही 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के वायुसेना प्रमुख, वैश्विक और भारतीय ओईएम के 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं। साथ ही एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियों का विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में प्रगति और रक्षा क्षेत्र में वृद्धि का भी इसमें प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न देशों के साथ भारत के वैश्विक समृद्धि के उनके साझा दृष्टिकोण के साथ साथ जो क्रेता और विक्रेता संबंध है, उसका भी ये एक प्रतिबिंब है और इस मायने में भी ये काफी महत्वपूर्ण है और इसे एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कहा जा रहा है। साथ ही इसमें जो प्रमुख प्रदर्शक और उपकरण हैं, उनमें एयरबस, बोइंग, टसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, एचसी रोबोटिक्स, ये तमाम जो हैं शामिल है। इसके साथ ही रोल्स रॉयल, लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्ज लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, ये प्रमुख प्रदर्शक शामिल हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड भी इसमें शामिल है। एरो इंडिया 2023 में डिजाइन, नेतृत्व, UAV क्षेत्र में विकास, रक्षा, अंतरिक्ष और भविष्य की प्रौद्योगिकियों का भी प्रदर्शन है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारा देश नवाचार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और इसका उद्देश्य है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और इसके साथ ही उन्नत हेलीकॉप्टर जो हैं उनके जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफॉर्म के निर्यात को बढ़ावा देना है। और इसके साथ ही ये घरेलू, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME और स्टार्टअप को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ेगा, उसमें एकीकृत करेगा, जिससे कि सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी सहित विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा और उससे देश के समग्र विकास के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, विश्व स्तरीय घरेलू रक्षा उद्योग बनाने के सरकार के प्रयासों को एक नई शक्ति मिलेगी और इस दिशा से भी ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण आयोजन कहा जा सकता है। अपने आप में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और इसकी जो थीम है वो बहुत कुछ कहती है। न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि हमारी क्षमता, हमारे गौरव का प्रदर्शन और इसके साथ ही विभिन्न देशों में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि भारत केवल एक बाजार नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, तो ये विश्वसनीयता जो जागी है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ती नवाचार को देखते हुए
रोजगार के अवसरों को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसमें निवेश के लिए भी जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित किया है, उन्हें कहा है इसमें निवेश करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। आयशा, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो बेंगलुरु के आकाश में भारत की शक्ति दिखी है, प्रदर्शन दिखा है, क्षमता दिखी है, वो तो अहम है ही, लेकिन उसके साथ ही और क्या क्या मायने हैं इस एरो शो के? देखिए रमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एरो शो में अपने भाषण में ये बात तो साफ कर दी कि भारत साल 2025 तक भारत का जो डिफेंस क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो टारगेट होगा वो $5 बिलियन होना है। तो उन्होंने ये एक भविष्य की रेखा तय कर दी है। तो गौर करने वाली बात यह है रमा कि ये एरो शो जो 26 साल पहले शुरू हुआ था बेंगलोर में, एरो शो में कई विदेशी कंपनियां यहां पर आती थी भारत को अपने विमान दिखाने के लिए, और भारत के पास जो MMRCA का जो प्रपोजल था विमान खरीदने के लिए, तो कई विदेशी कंपनियां यहां पर आती थी अपने विमानों का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये एक बाजार था, ये एक मेला हुआ करता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब यहाँ पर भारत अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की जो पूरी एक सीरीज है, जो एक छाप है, वो विश्व के सामने रख रहा है। और इस वक्त जबकि G20 की अध्यक्षता में भारत ये एरो शो ऑर्गेनाइज किया है, तो जाहिर है ये एक ऐसा मौका है जब भारत को इस प्लेटफॉर्म के जरिए भारत अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की शक्ति, अपने इनोवेशंस और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को विश्व के आगे रखने के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो कई कंपनियां, खासकर यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा है, और यूएस भी ये मानकर चलता है कि भारत एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और भारत ने जो स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम तैयार किया है डिफेंस एविएशन में, एरोस्पेस में, इसके जरिए यूएस भारत के साथ एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप करना चाहता है ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि विश्व आज भारत की ओर इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत में जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है, वो रिलायबल है, अफोर्डेबल है। यही वजह है कि दुनिया की नजर अब भारत पर है। और आज जो इंडिया पवेलियन में LCA का प्रदर्शन हुआ, LCA जो इस पूरे एरो इंडिया का सेंटर स्टेज ले रहा है, और कई कंपनियां, रशिया जैसा देश भी LCA में दिलचस्पी दिखा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि भारत ने इंपोर्ट की जगह भारत ने अब एक्सपोर्ट को जो है एक नई दिशा दी है, और आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के लिए ये मेला, ये जो बाजार है, ये सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट बाजार हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया है कि पहले जिन चीज़ों का भारत आयात करता था, अब बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहा है, और विश्व जो है बड़ी आशा भरी नज़रों से भारत की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि अमृत काल में रक्षा क्षेत्र में भारत की फाइटर उड़ान, ये उड़ान जो अर्थ शक्ति है उसको भी काफ़ी मजबूत करती है। हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे आयशा, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए GG न्यूज़। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में, और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैली करेंगे। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को त्रिपुरा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था, और गोमती में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया था। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होगा। और अगरतला से हमारे संवाददाता धीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और ज्यादा जानकारी के लिए धीरज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वहां पर आपको दिख रही है चुनावी लड़ाई और किस तरह से प्रचार का शोर?
धीरज तक हमारी आवाज शायद नहीं जा रही। धीरज, आपसे एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं वहां पर प्रचार का शोर? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर चुनावी सभा करेंगे, इसके साथ ही किस तरह से है वहां चुनावी लड़ाई? जी बिल्कुल, जो त्रिपुरा में जो तैयारी है देख सकते हैं कि जो विवेकानंद ग्राउंड है, यहाँ अब से थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ की जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग लगभग 1 घंटे पहले से ही मैदान में आ चुके हैं और उनका एक इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री का जो उनको एक झलक पाएँ, उनके जो भाषण हैं उसको हम लोग सुने। और जब आज प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे तो ज़रूर वो एक बार यहाँ की जनता को पूर्वोत्तर के विकास की बात करेंगे। वो ज़रूर समझाएंगे कि कैसे जो त्रिपुरा का जो राज्य है वो हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। साल 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो ज़रूर बताएंगे कि उस समय जो पूरे पूर्वोत्तर भारत में मात्र 9 एयरपोर्ट थे और अभी हमने यहाँ पे 16 एयरपोर्ट तैयार कर दिए हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में कैसे गांव-गांव तक बिजली पहुँचे, पूर्वोत्तर भारत में गांव तक बिजली पहुँचाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कैसे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2014-15 में वही 9,000 किलोमीटर के आसपास था और उसको 13,710 किलोमीटर कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री जबकि आज यहाँ चुनावी सभा में आ रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ 16 तारीख को वोटिंग है, तो प्रधानमंत्री अपने 5 साल के विकास खंड में जो उन्होंने किया है तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। जबकि 1-2 दिन पहले भी जबकि वहाँ आए थे तो यहाँ से लोगों को उन्होंने कहा था कि देखिए त्रिपुरा के लोगों के लिए हमने लगभग 3 लाख जो प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको हमने मकान तैयार करा कर दिए। 2,70,000 महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन के जरिए हमने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया। जो किसान समृद्धि की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख किसानों को हमने किसान समृद्धि दी। और जो पिछले जो बार जो CPM और कांग्रेस के समय का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे CPM और कांग्रेस ने त्रिपुरा को अभाव में छोड़ दिया था और आज ये त्रिपुरा कैसे बदल गया है, त्रिपुरा का गांव कैसे बदल गया है। हमने 5,000 सड़क को जो ग्रामीण सड़क है उसको हमने शहर से जोड़ने की कोशिश की। और ना केवल आप नजर बनाए रखें धीरज, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के आपत्तिजनक अंश निकाले जाने के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई को प्रभावित किया। राज्यसभा सभापति को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी संयम बरतने के लिए कहना पड़ा। सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में बहुत सारे शब्दों में संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने खड़गे से कहा कि उनके कुछ शब्दों को विलोपित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं सदन के वेल में प्रवेश करने पर सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रताप गढ़ी, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य को आसन ने चेतावनी भी दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। विपक्षी सदन ना चलने देने का फैसला करके ही सदन में आते हैं। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब सदस्य बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें लेकिन उन्हें मौका नहीं मिले। ये सदस्यों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। अनुरोध करने के बावजूद चलने नहीं दिया। एक प्रकार से चेयर की अपमान करी गई। बैठे बैठे भी टिप्पणियां दी गई वरिष्ठ नेताओं द्वारा। विपक्ष के मंशा है कि जो सदन
चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब 0 आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें और उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक प्रकार से मेंबर्स के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस सांसद को ये नोटिस विशेषाधिकार हनन के मामले पर भेजा गया है और उनसे 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को भाजपा सदस्यों की ओर से दिए गए इस विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने के लिए कहा है। राहुल गांधी से अपना जवाब लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखने को कहा गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई ऐसी टिप्पणियां की थी जिसे कार्यवाही से निकाल दिया गया था। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को घृणित, निराधार और असंसदीय बताया था। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाए जाने पर कहा कि हमारे सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाने पर नोटिस दिया है। जो बोल रहे हैं उसे प्रमाणित तो करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रमाणित भी नहीं करते हैं। हम सब इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई होगी। प्रिविलेज नोटिस तो हमारे निशिकांत दुबे जी ने दिया है। अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप जो लगाते हैं तो करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वी आर ऑल आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और संसद भवन से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा के बारे में क्या जानकारी है और जिस तरह से आज की कार्यवाही रही, विपक्ष के रवैये के बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए रमा, जहाँ तक जो बजट सत्र के इस पहले भाग की बात करें तो आज आखिरी दिन है और इसमें हमने देखा कि जिस तरीके से राज्यसभा में विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा शोर शराबा करने के चलते जो सदन की कार्यवाही बाधित हुई और उसके बाद सभापति के बार बार आग्रह किया गया कि आप जो लोगों का जो मैंडेट है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो आम जनता चाहती है कि सदन में चर्चा हो, उनसे संबंधित मुद्दे उठाए जाएं, आप शांतिपूर्वक व्यवहार करें और जो लिस्टेड बिजनेस है पहले उसे पूरा करने दें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान आप किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष द्वारा जेपीसी की मांग और लगातार हंगामा करने के चलते सदन की कार्यवाही राज्यसभा में बाधित हुई और मजबूरन सभापति को 13 मार्च तक, यानी कि जो अगला भाग होगा बजट सत्र का, उस अगले भाग के 11 बजे तक, सोमवार तक के लिए उसको स्थगित करना पड़ा। जहाँ तक पूरे सदन की चर्चा के दौरान अगर हम बात करें तो जो हमारे नेता सदन हैं उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से लोकसभा में बोला गया उसी तरीके से राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं और बिना किसी बात को ऑथेंटिकेट किए अपनी बातें रखी हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राज्यसभा में अपना भाषण दिया उस दौरान जो विपक्ष की जो भूमिका रही है, लगातार व्यवधान करना, गतिरोध करना, उसके चलते उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने कृत्य पर उन्हें मंथन करना चाहिए कि उन्होंने जो व्यवहार किया है सदन में क्या वह अनुचित है। उसी तरीके से अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर हम देखें तो प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों कार्यवाही शांतिपूर्वक रही। हालांकि विपक्ष ने वहां पर शोर शराबा हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो स्थितियां बनी वहां पर सदन चलता रहा और अभी सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित है। और जो विधायी कार्यों की अगर हम बात करें तो 3:30 तक सरकारी कार्य की सूचीबद्ध किए गए हैं। उसके बाद आज सोमवार है, लेकिन बावजूद इसके सभापति ने और जो विधायी कार्यों की सूची है उसमें गैर सरकारी विधेयकों को भी तरजीह दी गई है। देखना होगा इस पर कितने विधेयकों पर चर्चा होती है, क्योंकि ये निजी विधेयक होते हैं, निजी प्रस्ताव होते हैं। इस पर कई बार चर्चा होती है, कई बार नहीं हो पाती है, लेकिन ये प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जरूर जाते हैं। बिल्कुल तो ऋषि, जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि
जो रवैया रहा है वो ये दिखाता है कि वो आए ही विरोध करने के लिए हैं। बेहद महत्वपूर्ण हर सत्र होता है, लेकिन बजट सत्र तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो संसद सदस्य हैं, लोगों की बात उठाते हैं, उन बातों को ना उठाने देना सांसदों के जो अधिकार का हनन है वो तो है ही, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो उन्हें चुनकर भेजती है, जिनके मुद्दे उसमें उठाए जाते हैं, जिनके आगे की कार्यप्रणाली पर बातचीत होती है, उनके अधिकारों का कितना बड़ा ये हनन है? देखिए रमा, जिस तरीके से बजट सत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब सरकार बजट लेकर आती है तो तमाम ऐसी नीतियां होती हैं, तमाम ऐसे प्रस्ताव होते हैं, तमाम ऐसे प्रावधान होते हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए होते हैं। और हमने देखा है कि विपक्ष अगर सकारात्मक भूमिका के साथ चर्चा में आता है तो उन बिंदुओं पर सरकार का जो दावा है उसको वो कई बार स्वीकार करता है, कई बार खारिज भी करता है, यानी कि उन्हें पूरा अधिकार होता है कि बजट के प्रावधानों को लेकर वो आलोचना व्यक्त करे। लेकिन इस बार बजट सत्र में हमने देखा है जो पहले भाग में कि बजट पर चर्चा के दौरान बजाय इसके कि बजट के प्रावधानों पर चर्चा हो, वो न होकर विपक्ष द्वारा पूरे के पूरे जो मुद्दे हैं वो दूसरे रूप में तब्दील कर दिए गए और उसमें शोर शराबा और हंगामा ज़्यादा दिखाई दिया। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी अगर हम देखें तो उस दौरान भी विपक्ष के पास ये अवसर था कि वो इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं उन पर अपनी टिप्पणी करते, बजाय इसके उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और जो मुद्दे सदन की कार्यवाही के हिस्सा ही नहीं थे, न तो उन पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा की गई थी, उन पर उन्होंने हंगामा और शोर शराबा किया। तो इस बार देखना होगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपना व्यवहार किया है, ख़ासतौर से राज्यसभा में जो शोर शराबा और हंगामा ज़्यादा देखने को मिला है और इसी की परिणति के स्वरूप कांग्रेस के एक सांसद को निलंबित भी करना पड़ा सभापति के द्वारा। तो अब जो दूसरा भाग होगा उसमें क्या विपक्ष की भूमिका होती है, ख़ासतौर से ऐसी परिस्थितियों में जबकि बजट पर चर्चा और उसे पारित करना एक संवैधानिक कर्तव्य भी है। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है ऋषि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मसला उसके पास लंबित है। इस सुनवाई में उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने और क्या कुछ जानकारी है अगर हम इसके पिछले परिप्रेक्ष्य को देखते हैं उसके अनुसार? देखिए रमा, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो परिसीमन की प्रक्रिया संविधान में जो 370 अनुच्छेद के हटाए जाने के बाद जो अपनाई गई वो पूरी तरीके से सही है और इसमें किसी भी तरीके से कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अब मसला ही नहीं बनता है। यानी कि एक और कोर्ट ने इस पिटीशन को न सिर्फ खारिज किया बल्कि जो परिसीमन की प्रक्रिया है और जो परिसीमन किया गया है उसको वैध करार भी दिया। तो ये इस पूरे के पूरे प्रकरण में देखें, जिस तरीके से हमने देखा कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहाँ पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वहाँ पर जो परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें चुनाव आयोग और जो राज्य के चुनाव आयोग का जो अंश होता है जिसमें कि खासतौर से मुख्य चुनाव अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में यह परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है, जिसकी अध्यक्षता परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने की। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। इससे एक चीज़ और साफ हो गई है कि जो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर जो बातें हैं, चूँकि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहाँ पर परिसीमन आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हैं उसमें कौन से हिस्से में कितनी सीटें हैं, जम्मू के इलाके में कितनी है और कश्मीर के इलाके में कितनी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इस परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण है वह भी सुनिश्चित किया गया है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, चूँकि ये पहले नहीं था, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत वहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन जब ये अनुच्छेद हटा उसके बाद सीधा फायदा वहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों को मिला है और वहाँ पर 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित की गई हैं, इन सभी पूरी की पूरी प्रक्रिया को
आज हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वैध करार दिया है और वहां पर अब चुनाव कराने का जो रास्ता है अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 नए जजों को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के पद की शपथ ली। इन 2 जजों की नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्वीकृत सभी 34 पद भर गए हैं। अब से सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता से काम करेगा। इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है। वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर राजभवन में बुक्सा जाति के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बुक्सा जनजाति के लोगों ने जो सरकारी विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का उल्लेख किया। शिक्षा, सिलाई कढ़ाई के साथ ग्राम मित्र के कार्य मिलने से बुक्सा जनजाति की महिलाएं राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान खुश नजर आई। ये जनजाति बिजनौर जनपद के कोतवाली, अफसरगढ़, नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इन्होंने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की। साथ ही इस दौरान 21 बुक्सा जनजाति के लोगों को वनाधिकार का पट्टा दिया गया है, जिसमें से 5 लोगों को पट्टा प्रमाण पत्र राष्ट्रपति ने दिया है। उनका अपना जमीन नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में इंक्लूड नहीं हो पाते। इसीलिए जिनके पास ऐसे जमीन है, जंगल जमीन है, उनको भी जमीन का पट्टा मिलना चाहिए और उनका भी अपना घर रहना चाहिए। जनजाति जो पीछे है जरूर वो भी आगे बढ़ेंगे। केवल गवर्नमेंट के ऊपर हम सहारा लेने से, भरोसा करने से नहीं होगा। हम लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए। मानसिकता हम लोगों का भी स्ट्रांग होना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के चांसलर के विदेशी और सुरक्षा नीति के सलाहकार हिंस प्लॉटनर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और यूरोप व हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विचार साझा किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 से 18 फरवरी तक फिजी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। 15 फरवरी से 17 फरवरी तक विदेश मंत्री फिजी में रहेंगे। ये उनका पहला फिजी दौरा है। वे फिजी के नाडी में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार द्वारा आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा वे फिजी में दिसंबर 2022 में बनी नई सरकार के नेतृत्व से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसके बाद 18 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाएंगे। सिडनी में वे ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहे रायसीना सिडनी सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विदेश मंत्री का तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाल के विदेश सचिव भरतराज पौड्याल ने उनका स्वागत किया। विदेश सचिव के तौर पर ये उनकी पहली नेपाल यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव आपसी सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक और सदियों पुराने हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच
सहयोग और बढ़ा है। नेपाल में भारत के सहयोग से कई बड़ी बुनियादी ढांचागत और दोनों देशों को जोड़ने वाली परियोजना पूरी की गई है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा की ये यात्रा नेपाल के विदेश सचिव भरतराज पौड्याल के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश सचिव क्वात्रा नेपाल में राजदूत रह चुके हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत से किसी उच्चाधिकारी की पहली यात्रा हो रही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह तापमान सर्द रहा। महानगर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर तेज सतही हवा चलने का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 57% दर्ज की गई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुबह सर्द रही। बिहार में तेज हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजधानी पटना और गया समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान गिरा है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक कुछ जगह बर्फबारी हो सकती है। असम और नागालैंड में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है। देश के बाकी राज्यों में अगले 5 दिन का मौसम साफ रहेगा। और अब देख लेते हैं देश भर की कुछ अन्य अहम खबरें। धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की 2 दिन की वार्षिक बैठक आज से पुणे में हो रही है। धारा शहरों में नदी प्रबंधन के लिए अनसुलझे मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा और एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने में मददगार साबित होगा। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में पूरे देश का सबसे सख्त नकल अध्यादेश बनाया गया है। अब कोई भी नकल का मामला आता है तो उस पर अध्यादेश के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लद्दाख में इस साल की हज यात्रा के लिए हज समिति ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए लोग करगिल और लेह के दोनों जिला आयुक्त कार्यालयों में हज प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम इलाके में सर्द हवाओं के कारण तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद तेज हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पिछले दिनों अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि 12 और 13 फरवरी को तेज ठंडी हवाओं के साथ तापमान में कमी आएगी। आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में आज रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर मशहूर सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर एक सैंड आर्ट बनाया है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रेडियो और उस पर गांव से शहर को उकेरा है। हर साल ये दिन रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और ब्रॉडकास्टिंग इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कामना की है कि रेडियो अपनी मानवीय रचनात्मकता और नए नए कार्यक्रमों के जरिए लोगों के जीवन को रोशन करता रहे। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने कांटे के संघर्ष में एंड्रियास माव्रोनिस को चुनाव में हराया। साइप्रस में इस बार का चुनाव खासा संघर्ष भरा माना जा रहा था। इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक वोट पड़े। साइप्रस के कुल मतदाताओं में से 72.4% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 51.9% ने पूर्व विदेश मंत्री के पक्ष में मतदान किया। उनके प्रतिद्वंदी एंड्रियास माव्रोनिस को 48.1% वोट मिले हैं। चुनाव में हार स्वीकार करते हुए एंड्रियास माव्रोनिस ने चुनाव परिणामों के बाद एक यात्रा समाप्त होने की बात कही। उन्होंने अपने चुनाव अभियान को एक शानदार यात्रा करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस यात्रा को हजारों लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने दुख जाहिर किया कि वे साइप्रस के लिए जरूरी बदलाव को हासिल नहीं कर सके। उधर
मतगणना से पहले ही क्रिस्टोडोलाइट्स ने अपनी जीत पर भरोसा जताया था। उन्होंने कहा कि साइप्रस के लोग समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। उन्होंने साइप्रस की जनता के फैसले पर पूरा भरोसा जताया था। अंततः उन्हें चुनाव जिताकर जनता ने भी निराश नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मौजूदा संघर्ष के कारण शांति की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस साल के लिए अपनी प्राथमिकताओं को एक भाषण में पेश करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण गहन वैश्विक प्रभाव के साथ साथ यूक्रेन के लोगों को कई तरह के दर्द से गुजरना पड़ रहा है। विश्व में कुछ देश प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। एक तरफ भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भारी तबाही मचाई है, तो वहीं न्यूजीलैंड भी चक्रवात से प्रभावित है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड, ऑकलैंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात गैब्रियल के कारण तेज हवाएं चली। भारी बारिश और बाढ़ और हवाओं के कारण कुछ सड़कें बंद हो गईं और हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। खबरों के मुताबिक 30,000 से ज्यादा घर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। इससे पहले चक्रवात सुदूर नॉर्फॉक द्वीप के पास से गुजरा था। नॉर्फॉक द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है और यहाँ लगभग 1,750 लोग रहते हैं। नॉर्फॉक द्वीप पर चक्रवात के असर को देखते हुए ऑकलैंड के निवासियों से भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की गई। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों को लिए सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास है आज खेल की खबरों में? रमा, सबसे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जुड़ा एक अपडेट दे देते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट अब धर्मशाला के बजाय इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी। ये टेस्ट 1 से 5 मार्च तक धर्मशाला में खेला जाना था। हिमाचल प्रदेश में कम तापमान के कारण मैदान में घास सही तरीके से उग नहीं पाई है और इसे पूरी तरह से उगने में समय लगेगा। इस वजह से ये मैच अब इंदौर में खेला जाएगा। धर्मशाला के मैदान पर भारतीय टीम आखिरी बार पिछले साल फरवरी के महीने में खेली थी। श्रीलंका के खिलाफ 2 T20 मैच इसी मैदान पर खेले गए थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मैदान में नया ड्रेनेज सिस्टम लगाने का फैसला किया। इस वजह से पूरे मैदान में खुदाई की गई। अब ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन मैदान में घास सही तरीके से नहीं आई है। बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला T20 विश्व कप में जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। रोमांचक मुकाबले में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 150 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। की कप्तान मिसबाह मारूफ ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही थी। दूसरे ही ओवर में दीप्ति शर्मा ने जाविरिया खान को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया। इसके बाद मुनीबा अली और कप्तान बिस्मा मारूफ ने दूसरे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को राधा यादव ने तोड़ा। उन्होंने मुनीबा को विकेट कीपर ऋचा घोष के हाथों स्टंप आउट कराया। पूजा वस्त्राकर ने निदा डार को खाता भी नहीं खोलने दिया और ऋचा के हाथों कैच कराया। सिद्रा अमीन 11 रन बना सकी और राधा की गेंद पर कैच आउट हुई। इसके बाद बिस्मा ने आयशा के साथ मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। दोनों ने 5वीं विकेट के लिए 47 गेंदों में 81 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। बिस्मा ने 55 गेंदों में 68 रनों की नाबाद पारी खेली। आयशा ने 25 गेंदों में 43 रन की तूफानी पारी खेली। भारत की ओर से राधा यादव ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए ओपनर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और शेफाली वर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी हुई। यास्तिका 17 रन बनाकर आउट हुई, जबकि शेफाली ने 33 रनों का योगदान दिया। इसके बाद जेमिमा रेड्रिगेज ने ऋचा घोष के साथ मिलकर पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। भारत को आखिरी 4 ओवरों में 41 रन चाहिए थे। जेमिमा और ऋचा ने तेजी से रन बनाते हुए 1 ओवर शेष रहते टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दोनों ने 33 गेंदों में 58 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। जेमिमा ने टीम इंडिया के लिए 38 गेंदों में तूफानी पारी खेलते हुए 53 रन बनाए। ऋचा ने 20 गेंदों में 31 रन बनाए। भारत द्वारा हासिल किया गया लक्ष्य विश्व कप में किसी भी टीम द्वारा हासिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
और महिला क्रिकेट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहली बार आयोजित होने वाली महिला प्रीमियर लीग के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी होने जा रही है। मुंबई में होने वाली नीलामी में 409 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इन 409 खिलाड़ियों में 246 भारतीय और 163 विदेशी क्रिकेटर्स हैं। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का आयोजन 4 से 26 मार्च तक मुंबई के ब्रेबॉर्न और डीवाई पाटिल स्टेडियम में किया जाएगा। हर टीम के पास कुल 12 करोड़ रुपए का नीलामी पर्स है। इस दौरान टीमें अपनी टीम में न्यूनतम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी खरीद सकती हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी अधिकतम 7 विदेशी खिलाड़ी खरीद सकती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। बैंडी में गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं हरियाणा को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। लड़कियों की 1000 मीटर आइस स्केटिंग में महाराष्ट्र की स्वारली आशुतोष देव ने पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं हरियाणा की रैना कुकरेजा ने दूसरा और अंशुका ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कों की 1000 मीटर आइस स्केटिंग में महाराष्ट्र के सुयोग संजय ने पहला स्थान हासिल करने में सफलता पाई। उत्तर प्रदेश के अनुभव गुप्ता ने दूसरा और लद्दाख के पद्मा गुरमीत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन दोस्त एक दोस्त की तरह मददगार साबित हो रहा है। आज के न्यूज़ लेंस में जानिए क्या है ऑपरेशन दोस्त, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दोनों देशों में पहुंचे विभिन्न देशों के आपदा राहत बल मलबे में दबी जिंदगियों को निकालने में जुटे हुए हैं। भूकंप के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 33,000 के पार पहुंच चुकी है और 80,000 लोग घायल हुए हैं। आपदा की इस घड़ी में भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। क्या है ऑपरेशन दोस्त? तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा भूकंप पीड़ितों को लगातार सहायता भेजी जा रही है। ये सहायता ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजी जा रही है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, डॉग स्क्वाड, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण आदि भेज रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी तुर्की भेजी गई हैं। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान दिन रात तुर्की में लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत अब तक 7 विमान भेज चुका है। भारत ने रविवार को 7वीं खेप के रूप में 23 टन से अधिक राहत सामग्री सीरिया भेजी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हटाई प्रांत में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है। इस अस्पताल में प्रतिदिन 400 लोगों का इलाज किया जा रहा है। हटाई फील्ड अस्पताल की 99 सदस्यीय टीम में 13 डॉक्टर, ऑर्थो और जनरल सर्जन, सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ, रसद अधिकारी और 3 चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। ऑपरेशन दोस्त इस बात का प्रतीक है कि भारत तुर्की का मित्र है, अर्थात दोनों को अपने संबंधों को अधिक मजबूत करना चाहिए। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है कि जब भारत द्वारा इस तरह की सहायता की जा रही है। इससे पहले भी भारत द्वारा विभिन्न देशों के लिए आपदा राहत अभियान चलाए गए हैं। 2004 में सुनामी के बाद ऑपरेशन कैस्टर के तहत मालदीव की सहायता की गई और ऑपरेशन रैम्बो के तहत श्रीलंका की सहायता की गई। 2008 में म्यांमार में आए चक्रवात नरगिस के बाद भारत सहायता भेजने वाले पहले देश में था। 2011 में जब जापान में सुनामी आई तब भारत ने जापान की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम भेजी। 2015 में नेपाल में आए भयंकर भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री के तहत भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त राहत और बचाव अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। Thank you.